अस्सलामुअलैकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। बेटा जब क्लास होती है तो एक बंदा परमानेंट इधर क्यों नहीं होता? अभी मैं बाहर निकला ढूंढने के लिए, कोई है ही नहीं। काम बता दे, मैं काम करवाया था। माइक में बैटरी नहीं डली हुई यार, अब ये भी बताना पड़ेगा मेरे बच्चे। मैं भी करवा रहा हूँ, मैं ऊपर था नहीं। ये आज नहीं हुआ, ये कई दफ़ा हो चुका है भाई। माइक में बैटरी डल जाए, मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई है ही नहीं बाहर। मैं करवा रहा हूँ। अच्छा बच्चों, तो भाई सबसे पहले हम जरा सा रिकैप कर लेते हैं कि जो हमने अब तक रेजिडेंशियल स्टेटस का पढ़ा। टैक्स ईयर का तो आपको पता ही है, उसको रिवाइज करने की मेरा ख्याल है भी ज़रूरत नहीं है, करेंगे उसको रिवाइज। रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड हमने इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ा था, और इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में हमने जो बातें पढ़ी थी वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर 182 डेज तक कोई इंडिविजुअल फिजिकली प्रेजेंट है पाकिस्तान में, नेशनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, डोमिसाइल से कोई ताल्लुक नहीं, अगर कोई इंडिविजुअल 182 डेज तक पाकिस्तान में फिजिकली प्रेजेंट है तो अभी वो रेजिडेंट नहीं बना। लेकिन जैसे ही उसके 183 डेज हो जाएंगे ऑफ फिजिकल प्रेजेंस तो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक होगी बात? अच्छा, ये 183 डेज वाली कंडीशन तो उसको रेजिडेंट बना देगी विदाउट एनी फर्दर कंडीशन। लेकिन सर अगर तो किसी की 183 डेज पूरे नहीं हुए हैं फिजिकल प्रेजेंस पाकिस्तान में इन अ टैक्स ईयर, तो क्या वो फिर भी रेजिडेंट बन सकता है? हमने कहा जी बिल्कुल बन सकता है। ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया हैं, अगर वो उस ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया की जद में आ गया तो बन सकता है। फिर वो ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया क्या है? हमने कहा देखना ये पड़ेगा कि वो सिटीजन है या नॉन सिटीजन है। अगर तो नॉन सिटीजन है और 183 से कम डेज हैं तो अब तो वो रेजिडेंट नहीं बन सकता। लेकिन अगर सिटीजन है तो हम ये देखेंगे क्या वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट टैक्स पेयर है। अगर है तो यहाँ पर क्या बन गया? वो नॉन रेजिडेंट। अच्छा, अगर किसी और कंट्री में रेजिडेंट टैक्स पेयर भी नहीं है तो हम ये देखेंगे क्या उसके किसी कंट्री में 183 या उससे ज़्यादा दिन हैं। अगर हैं तो वो वहाँ तो वो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। क्लियर था ये क्राइटेरिया? फिर हमने ये भी देखा कि अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड विल बी रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टेट। डेज की काउंटिंग के लिए उसूल हमने देखा। पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान विल बी काउंटेड एज अ होल डे, इंक्लूडिंग डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर, day of public holiday, leave, strike, lockout, delay in receipt of supplies, days spent for the purpose of holiday, ये सारे के सारे days काउंटिंग में आएंगे। लेकिन एक चीज़ काउंटिंग में नहीं आएगी, day spent solely for the reason of being in transit, day spent solely for the reason of being in transit। इसका मैंने मतलब बताया था कि अगर मिसाल के तौर पर कोई पाकिस्तान के अंदर आया है, ट्रांजिट फ्लाइट है उसकी, एयरपोर्ट पर उसका प्लेन उतरा, ये बेटा, और 5 घंटे 6 घंटे एयरपोर्ट के ऊपर वो रहा और उसके बाद फिर अगली फ्लाइट में बैठकर फ्लाई कर गया, तो क्या पार्ट ऑफ द डे पाकिस्तान में आ गया? वो नहीं, फिजिकली आ गया, फिजिकली तो आ गया, लेकिन क्या ये पार्ट ऑफ द डे काउंटिंग में आएगा? ये नहीं आएगा। हमने कहा सर ये पार्ट ऑफ द डे काउंटिंग में नहीं आएगा। डे स्पेंट सोली फॉर द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट काउंटिंग में नहीं आता। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि मैं इसकी मज़ीद आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन दूंगा। खैर, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो हमें इस पॉइंट में ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के सवाल में तो लिखा हुआ होगा कि इस दिन आया, इस दिन गया, इस दिन आया, इस दिन गया, और 15 अप्रैल का या 14 अप्रैल का जो दिन है वो स्पेंट इन पाकिस्तान सोली फॉर द रीज़न ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांजिट। तो जब लिखा हुआ ही होगा तो हमें उसको कंसिडर काउंटिंग में नहीं करना। अच्छा, लेकिन ये जो मैंने आपको बात बताई कि कोई फ़्लाइट आई
6 घंटे यहाँ रुकी पाकिस्तान में, उसके बाद 6 घंटे के बाद फिर पैसेंजर को अगली फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट फिर लेकर चली गई, दूसरी फ़्लाइट लेकर गई। होता है ना कनेक्टिंग फ़्लाइट, आप लोगों ने सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कनेक्टिंग फ़्लाइट, जैसे फ्लाई दुबई की फ़्लाइट होती है, वो दुबई के अंदर स्टे करती है, उसके बाद फिर आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलती है, ठीक है। इतिहाद की भी, फ्लाई दुबई की भी, ये सारी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स अपने स्टेशन पे रुकेंगी, अपने मेन जंक्शन पे रुकेंगी और उसके बाद फिर अगली फ़्लाइट वहाँ से जाती है। तो इस सूरत में टेक्निकली देखा जाए तो जब भी कोई बंदा सिर्फ एयरपोर्ट के ऊपर स्टे करता है 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, सिर्फ एयरपोर्ट पर स्टे करता है, कहाँ पे स्टे करता है? सिर्फ एयरपोर्ट पर स्टे करता है, तो उसके तो पासपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन का स्टैंप लगता नहीं है। बात समझ आती है? उसके पासपोर्ट पर तो इमिग्रेशन का स्टैंप ही नहीं लगता। मैंने कहा जब उसके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन का स्टैंप ही नहीं लगता, इमिग्रेशन हुई नहीं है, किसी कंट्री में वो एंटर ही नहीं हुआ, एयरपोर्ट पर है वो, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकता, उस कंट्री में, उस सिटी के अंदर एंटर नहीं हो सकता, वहाँ घूम फिर के शॉपिंग नहीं कर सकता, खाना पीना नहीं कर सकता बाहर निकल के, एयरपोर्ट पर ही हो। तो हमने कहा ऐसी सूरत में तो उसके पासपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन वालों का स्टैंप ही नहीं लगा, उसके पास तो वीज़ा ही नहीं है। जब वीज़ा ही नहीं है तो वो उस कंट्री में एंटर ही नहीं हो सकता। तो ना उसके पास वीज़ा, ना उसके पास पासपोर्ट पर इमिग्रेशन वाले स्टैंप लगाएंगे, ना उसको उस कंट्री के अंदर एक्सेस अलाउ करेंगे। तो हमने कहा कि ये जो एयरपोर्ट के ऊपर उसने 8 घंटे 10 घंटे निकाल लिए, 25 घंटे भी निकाल लिए, 48 घंटे भी निकाल लिए, तो इस चीज का एविडेंस तो किसी डॉक्यूमेंट पर आया ही नहीं। क्या ख्याल है? ना वीजा है उसके पास, ना पासपोर्ट पर इमिग्रेशन का स्टैंप लगा है। तो हमने कहा इस चीज का एविडेंस तो पासपोर्ट के ऊपर आया ही नहीं, तो क्या ये तो वैसे भी काउंटिंग में आता? हमने कहा सर ये चीज तो वैसे भी काउंटिंग में नहीं आती, ये तो लिखा क्यों है, ये लॉ के अंदर ये मेंशनड ही क्यों है? ये तो लॉ में मेंशन ना भी होती ये वाली चीज तो ये तो वैसे भी काउंटिंग में आनी ही नहीं थी। क्या ये बात सबको समझा पा रहा हूं मैं? तो फिर इधर मतलब क्या है, इधर मकसद क्या है, इसकी कोई एग्जाम्पल दे। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसका मकसद ये है कि ट्रांजिट स्टे। अच्छा, एक एग्जाम्पल तो मुझे मज़ीद मिल गई, क्योंकि मैं जब उम्रे से वापसी हो रही थी मेरी, तो फिर एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, तो एक एग्जाम्पल अब हर अटेम्प्ट के लिए मुझे मज़ीद मिल गई। डे स्पेंट सोनली फॉर द रीज़न ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट की। इससे पहले जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था पहले मैं वो दे देता हूँ, फिर इस दफ़ा वाली जो मेरे साथ वाक़या रूनुमा हुआ मैं उसकी भी एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। तो इससे क्या मुराद है, इसकी मैं आपको 2 मिसाल देता हूँ जो मैं हर दफ़ा देता हूँ। सबसे पहले कोविड-19, जब ये कोविड के केसेस आना शुरू हुए तो काफ़ी सारे मुल्कों ने अचानक से फ़्लाइटें कर दी बंद। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पैसेंजर कराची एयरपोर्ट पे लैंड किए, अब उसको अगली फ़्लाइट कराची से सिडनी की पकड़नी है, बैठना है उसमें। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई अब हम पाकिस्तान से कोई फ़्लाइट भी आने नहीं देंगे। भाई तो कोई फ़्लाइट भी आने नहीं देगा तो वहाँ तो बंदा इंतज़ार कर रहा है, उसकी तो है ही फ़्लाइट सिडनी की, उसका तो है ही घर सिडनी में, वो क्या करेगा? तो अभी तो नहीं आ सकती फ़्लाइट, अभी नहीं आ सकती। अब वो बंदा क्या हो गया, फंस गया। तो अब उस बंदे को टेम्परेरी स्टे करना पड़ेगा, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, जब तक फ्लाइट। कितनी परेशानी हुई थी उन दिनों में जब ये कोविड का केस चल रहा था। पाकिस्तान के काफ़ी सारे लोग, स्टूडेंट्स किसी कंट्री में फंसे रह गए, वहाँ से फ़्लाइटें बंद कर दी पाकिस्तान ने, अब वो आ ही नहीं पा रहे, घर ही नहीं आ सक रहे। ठीक है, इस तरह काफ़ी कंट्रीज़ ने किया। तो अब जिस कंट्री में वो रह गए हैं उसके अंदर अब उनको मज़ीद स्टे करना पड़ेगा, उनको वीज़ा दिया जाएगा, उनको वीज़ा इशू किया जाएगा, उनको किसी होटल में रखा जाएगा, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा, वहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, वहाँ की गवर्नमेंट ये सारे काम करेगी। और ये जितना भी स्टे उनका गुजरेगा, अब जाहिर सी बात है
उनको वीज़ा भी मिलेगा, उनके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन का स्टैम्प भी लगेगा, लेकिन ये जितना भी स्टे होगा, चाहे वो 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, 25 दिन का हो, वो काउंटिंग में नहीं आएगा, वो ट्रांजिट कहलाएगा। यही हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी 1-2 साल पहले, और पाकिस्तान और इंडिया ने अपनी अपनी एयर स्पेसेस बंद कर दी थी, यानी कि अब उस एयर स्पेस से पाकिस्तान इंडिया ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दी, यानी पाकिस्तान की कोई फ्लाइट उस एयर स्पेस से नहीं जा सकती, पाकिस्तान ने इंडिया के लिए बंद कर दी। टेंशन चल रही थी, ठीक है। अब इस टेंशन में हुआ क्या, काफ़ी सारी फ्लाइटें फंस गई, और वो टेंशन इतनी खतरनाक टेंशन थी कि कोई भी कंट्री वायलेशन करते तो दूसरा जो है ना उसका तैयारा ही गिरा देता, इतनी खतरनाक टेंशन चल रही थी। जब ये अभिनंदन वाला केस हुआ था, याद है, बालाकोट के अंदर जो केस हुआ था, तो ये इतनी टेंशन चल रही थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो अब क्या हुआ भाई, जो फ्लाइटें रुक गई, जो लोग फंस गए एयरपोर्ट्स पे, ना सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ के अंदर, और भी कंट्रीज में फंस गए। एयर स्पेस तो ऐसी बात है, तैयारा तो फिर यहाँ से कराची से होके या पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट से होके कहीं और जाएगा, तो किसी और कंट्री के अंदर भी किसी को जाना था, वो कहीं और से फ्लाइट उड़ी थी, पाकिस्तान में आके उसने जाना था, तो वो भी रुक गई। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जितने पैसेंजर्स फंसे होंगे उनको एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने टेम्पररी वीज़ा इशू किया होगा और स्टे दिया होगा। तो वो ड्यूरेशन भी टेक्निकली स्पीकिंग मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इसी ट्रांजिट के अंदर फॉल करना चाहिए है, और वो डेज रेजिडेंशियल स्टेटस की काउंटिंग में नहीं आने चाहिए हैं, ठीक है। तीसरी एग्जांपल जो इस दफ़ा ऐड हो गई, जो वाक़या मेरे साथ पेश आया, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। हमारी फ़्लाइट थी जद्दा से, एमिरेट्स की फ़्लाइट थी जद्दा से दुबई, दुबई से कराची, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो जद्दा एयरपोर्ट पर ही हमारी फ़्लाइट लेट हो गई, और बहुत ज़्यादा लेट हो गई, अच्छा, यानी कि यूँ समझो 11:15 बजे जो फ़्लाइट उड़नी थी वो शाम के 5:45 बजे उड़ी है, यानी कि 6-7 घंटे तो हमारे एयरपोर्ट के ऊपर, जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर। फिर जब एमिरेट्स की फ़्लाइट जद्दा से उड़ी, दुबई पहुंची, अच्छा जाहिर सी बात है कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, जद्दा से दुबई पहुंचनी थी, फिर दुबई से कराची पहुंचनी थी। तो अब जब मेन फ़्लाइट लेट हुई तो आगे की कनेक्टिंग फ़्लाइट इंतज़ार तो नहीं करेगी, वो तो अपने टाइम पे उड़ गई होगी। तो अब एमिरेट्स वाले नई कनेक्टिंग फ़्लाइट पे उन्होंने बिठाना था हमें। तो नई कनेक्टिंग फ़्लाइट का टाइम क्या था, सुबह के 7:50, यानी कि हम अगर 9 बजे पहुंच भी गए हैं दुबई, 9 बजे 10 बजे दुबई पहुंच गए हैं, सो वी हैव टू स्टे ओवरनाइट, पूरी रात गुजारनी है। और अब फ्लाइट कब उड़ेगी, 7:50 पे। तो ये एयरलाइन का रूल होते हैं एयरलाइन के, कि अगर तो फ्लाइट 6 घंटे से ज़्यादा डिले हो रही है, या 6 घंटे से ज़्यादा आप किसी पैसेंजर को रुला रहे हो, इन अदर वर्ड्स, देन यू हैव टू प्रोवाइड एकोमोडेशन, आपको एकोमोडेशन देनी होगी, खाना पीना देना होगा, एकोमोडेशन देनी होगी। तो फिर एमिरेट्स ने उस नाइट का टेम्परेरी स्टे प्रोवाइड किया, ठीक है। वो 1 दिन का या 1 नाइट का इमरजेंसी वीज़ा, इमिग्रेशन स्टैंप लगा, इमरजेंसी वीज़ा दिया, हमें होटल ट्रांसफ़र किया, पूरी रात टाइम तो ज़्यादा था, लेकिन फिर वापस से एयरपोर्ट पहुंचना होता है 4 घंटे पहले। तो इफ़ेक्टिवली तो उस होटल में जो हम रेस्ट कर पाए वो 4-5 घंटे ही रेस्ट कर पाए, 4 घंटे मुश्किल से। लेकिन बहरतौर वीज़ा के ऊपर स्टैम्प इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने कि भाई ये दुबई के अंदर इन हुआ है, और फिर वापस जब हम दुबई एयरपोर्ट पे गए तो दुबई पे आउट हुआ है। तो क्या अब वो जो दिन मैंने दुबई में गुजारा, या इसी तरह का अगर कोई दिन कोई पाकिस्तान में गुजार दे, तो क्या अब उसके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की स्टैंप आ गई? आ गई। तो क्या अब
वो काउंटिंग में आ जाना चाहिए, हमने कहा आ जाना चाहिए, लेकिन लॉ क्या कहता है, डे स्पेंड सोली फॉर द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, वो काउंटिंग में नहीं है। यानी कि एविडेंस है पासपोर्ट के ऊपर, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का ठप्पा लगा हुआ है, इन हुआ आउट हुआ, भले सेम डे में इन हुआ सेम डे में आउट हुआ, तो वो दिन तो काउंटिंग में आना चाहिए। लेकिन हमने कहा चूंकि वो सोली फॉर द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट है, इसलिए वो काउंटिंग में, डेज की काउंटिंग में नहीं आएगा। तो क्या ये बात याद रहती है? ऐसे कोई केसेस एग्जाम के अंदर मैंने कभी देखे नहीं है कि एग्जामिनर ने इन केसेस में कभी घुमाया हो या ऐसे उल्टे सीधे केसेस पूछे हों। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं टीचर हूँ और मैं चाहता हूँ कि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। क्या हम जिंदगी में आगे बढ़ जाएं? जिंदगी में आगे तो तब बढ़ोगे जब कैफ पास करोगे भाई। अभी तो सर आप कोर्स में ही आगे बढ़े तो अच्छा है। तो सर इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद आता है बेटा प्लीज बातें नहीं। ख़वातीन के साथ ये बहुत मसला है, जब मैं कहूँ बातें नहीं, ज़रूर भी ज़रूर बातें। अच्छा ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं है, ये हर बैच में रहता है मसला, ये हर बैच में मसला रहता है। बस टीचर ने कह दिया अभी बातें नहीं, तो उसके बाद फिर सब खामोश हो जाएं, बिल्कुल खामोशी से आ जाएं, ठीक है? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस स्टेज के ऊपर आके मुझे वो स्कूल के बच्चों की तरह आप लोगों की सीट चेंज करना पड़े। की है मैंने, कुछ बच्चों की भी हैं, अब क्या करें भाई, अब कोई बच्चा नहीं समझेगा तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा मैंने किया भी है, सीट चेंज की हैं। हाँ, लेकिन आज तक सिर्फ मर्द हजरात की हैं। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि प्रेसिडेंस कुछ नया सेट हो और ख़वातीन की भी सीट चेंज की जाए, तो फिर ये भी हो जाएगा, ठीक है? चलो, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। आपने कहा सर इंडिविजुअल का तो आपने रेजिडेंशियल स्टेटस हमें समझा दिया कि एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा और कब वो रेजिडेंट नहीं होगा, लेकिन ये नहीं बताया आपने कि इस रेजिडेंशियल स्टेटस को इस्टेब्लिश करने से हमने क्या किया, इसका मकसद क्या अचीव किया हमने, मैंने नहीं बताया। बताऊंगा वक्त आने पे। अभी हम पहले कंपनी का और एओपी का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लें, ठीक है? कंपनी किसको कहते हैं? क्या हम सब ने किसी ना किसी दर्जे में बिल्कुल खुल के बताना। अगर किसी ने कोई चीज़ ना पढ़ी हो, भाई एक स्टूडेंट मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि सर क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ ना कि अब तो माशाल्लाह आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है और अकाउंटिंग के अंदर फिर वो मैं बातें शुरू कर देता हूँ, ये तो आपने पढ़ा हुआ है सब। तो उन्होंने कहा कि सर मैंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं पढ़ी हुई आपने अकाउंटिंग? पीआरसी नहीं दिया? बोले नहीं सर मैंने पीआरसी नहीं दिया, मैं एएफसी की स्टूडेंट थी और उसमें अकाउंटिंग का पेपर नहीं था, और फिर स्कीम आई तो कैफ 1 एग्जाम्प्ट हो गया था, वो ख़त्म हो गया था। तो वो जो स्कीम के बच्चे थे ना, उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल भी था मेरे लिए, सीधी सी बात है, क्योंकि उनको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उनको अकाउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं कोई डेबिट क्रेडिट की बात करूं तो ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं मैंने कौन सी मखलूक की बात कर दी है। तो मेरे लिए क्या, हर टीचर के लिए मुश्किल था, क्योंकि देखो टैक्स के अंदर बातें तो लिंक होंगी ना। कभी मैं बात करूंगा यार इसकी एंट्री क्या बनी, विद होल्डिंग की एंट्री क्या बनी, देखो सेल्स टैक्स की एंट्री क्या बनी, तब मैं एंट्री बताऊंगा। अब कोई बच्चा जिसको अकाउंटिंग की कोई समझ बूझ ही नहीं है, वो बोलेगा सर ये पहले तो ये बताएं कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। तो वो वाले बैच भी गुजारे 2-3, तो मैंने कहा कि सर मैंने तो नहीं पढ़ा हुआ अकाउंटिंग, तो क्या मुझे टैक्स समझ नहीं आएगा? मैंने कहा नहीं, टैक्स समझ आएगा आपको, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं कोई बात समझा रहा हूँ और वो बात आपको समझना है तो फिर आपको पूछना पड़ेगा। मुझे तो ख्वाब में नहीं आएगा कि किसी बच्चे को नहीं आए भाई मेरी बात समझ, मैंने समझा दी। अब उस बच्चे ने पूछा भी नहीं, अपने साथ ज्यादती की, मेरा टाइम बचा लिया।
पूछा भी नहीं, तो मुझे तो नहीं पता लगेगा कि उसके दिल के अंदर ये सवाल है कि सर ये बता देते तो अच्छा होता। तो कोई छोटे से छोटा भी सवाल हुआ करे ना, बिल्कुल बच्चों वाला भी सवाल हुआ करे, पूछ लिया करो, कोई बात नहीं। और मेरा ये तजर्बा रहा है कि बिल्कुल बच्चों वाला सवाल भी किसी ने पूछा है ना, तो उसके आसपास 3-4 लोग और भी होते थे जिनको ये नहीं पता होता था, वो शर्म के मारे नहीं पूछते थे। कंपनी क्या होती है सबको पता है? किसको नहीं पता? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लो, कंपनी क्या होती है हमें पता। अच्छा, अच्छी बात है, आपने हाथ रेस कर लिया, मेरी बात का कुछ फायदा होगा। अच्छा, इंडिविजुअल, कंपनी और AOB, ये तीनों के तीनों मोड्स ऑफ डूइंग बिजनेस हैं। क्या है? मोड्स ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं इंडिविजुअल हूँ, मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है और उस बिजनेस के लिए मुझे चाहिए 50 लाख रुपए, और मेरे पास 50 लाख रुपए मौजूद हैं। मैं उस 50 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया 50 लाख रुपए से, ठीक है, मुनीर चाइनीज फूड्स के नाम से। अच्छा, हाँ, और उसमें मैंने चाइनीज खाना बनाने के लिए किसी ऐसे बच्चे को रख लिया जिसका कैफ पास नहीं था, बेरोजगार था, रख लिया उसको। तो एक रेस्टोरेंट खोल लिया मैंने, उससे मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, मेरा P&L बन रहा है, महीने का, साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन रही है मेरी, प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। इसको क्या कहूँगा, ये कैसा बिजनेस है? ये इंडिविजुअल बिजनेस है, ये मेरा इंडिविजुअल बिजनेस है, मेरा ज़ाती बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए, मेरे पास 50 लाख रुपए हैं। मैंने कहा यार, मेरे दोस्त से मैंने बात की कि यार ये वाली इस चीज़ की ट्रेडिंग करते हैं, इसके लिए ना 1 करोड़ रुपए की शिपमेंट हमें मंगानी पड़ी, मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, 50 लाख तू भी इन्वेस्ट कर दे, हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। हमने पार्टनरशिप बना ली और हमने एक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कर ली। मिसाल के तौर पर AB ट्रेडिंग एंड को, यानी A एक इंडिविजुअल है, B भी एक इंडिविजुअल है, उन दोनों ने मिलके क्या बना ली? एक पार्टनरशिप बना ली, AB, ये पार्टनरशिप फर्म बना ली, और अब ये पार्टनरशिप फर्म के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं। तो टैक्स की दुनिया में ये एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? टैक्स की दुनिया में ये बन जाएगी सेपरेट एंटिटी, जो कि होगी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी, पार्टनरशिप एंटिटी बन जाएगी, सेपरेट एंटिटी बन जाएगी, इसका नाम भी सेपरेट होगा, इसका टैक्स, नेशनल टैक्स नंबर भी सेपरेट होगा। A का NTN सेपरेट होगा, B का सेपरेट होगा और AB का सेपरेट होगा। यानी टैक्स की दुनिया में ये पार्टनरशिप फर्म एक अलग एंटिटी बन जाएगी, इसका अलग P&L बनेगा, अलग बैलेंस शीट बनेगी, ठीक होगी बात? अच्छा, लेकिन सर बिजनेस करना है और ये 1 करोड़ 2 करोड़ का बिजनेस नहीं करना है। बिजनेस करना है और कोई ग्रुप है, उसको बिजनेस करना है और उसको फैक्ट्री लगानी है, और फैक्ट्री लगानी है हैदराबाद में, नूरियाबाद में, किसी जहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिले, और उस इन्वेस्टमेंट के अंदर उनको चाहिए 1 अरब रुपए। अब अगर 1 अरब रुपए चाहिए तो अब ये 1-2 लोग तो मिलके नहीं पैसे लगा सकते हैं। देखा सर, ये 1-2 लोगों का काम नहीं है, ये तो बहुत सारे लोग मिलाने पड़ेंगे, 50-60 लोग मिलाने पड़ेंगे। उसमें से कोई 2 करोड़ देगा, कोई 1 करोड़ देगा, कोई 3 करोड़ देगा, कोई 50 लाख देगा, कोई 10 लाख देगा, 50 लोग मिलाने पड़ेंगे, 60 लोग मिलाने पड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 10 तो उसने अपने रिश्तेदार मिलाए हैं और उसके बाद फिर आम पब्लिक के पास जाके उसने ओपन कर दिया पब्लिक के लिए कि जिसको भी चाहिए वो मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो हमने कहा कंपनी आम तौर पर बड़े सेटअप के लिए बनाई जाती है, बड़े सेटअप के लिए, रेगुलराइज सेटअप के लिए कंपनी बनाई जाती है। कंपनी भी मोड ऑफ फॉर्मिंग अ बिजनेस है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा, इसका ये मतलब नहीं लेना कि सर अगर मुझे 10 लाख का काम शुरू करना है तो मैं कंपनी नहीं बना सकता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आपको 10 लाख का, आपको 50,000 का काम शुरू करना है तो भी आप कंपनी बना सकते हो, लेकिन कंपनी एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड, वो उसके ऊपर लॉज और रेगुलेशन ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं, लॉज और रेगुलेशन उसमें ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। बात समझ आ रही है?
तो हमने कहा सर कंपनी क्या होगी, कंपनी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा कंपनी। अब कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के हिस्से होते हैं। कंपनी इज डिवाइडेड बाय शेयर्स, कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। अब ये शेयर्स क्यों होते हैं, इसकी रीजनिंग क्या होती है, ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये तो तुम लॉ में पढ़ लोगे। लेकिन इसके अंदर सर सीन ये होता है कि अब ए बी ने, इसने 1 करोड़ रुपए डाले, अगर ए के थे 40 लाख और बी के थे कितने 60 लाख, तो मैं कहूंगा ए की 40% पार्टनरशिप है और बी की 60%। आसानी के लिए इसमें देखो मजीद मसले भी हो सकते हैं, लेकिन अब मैं सारे मसले यहाँ बताने थोड़ी बैठा हूं। हम कहेंगे भाई 40-60 की पार्टनरशिप है। कंपनी में क्या होता है सर, कंपनी की तो मशीनरी आएगी, लैंड खरीदना होगा, बिल्डिंग खरीदनी होगी, ऑपरेशंस चलाने होंगे, रॉ मटेरियल खरीदने होंगे, बड़ा सेटअप है, 400-500 लोगों को हमने हायर किया है, 1 अरब की इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए। अच्छा भाई कितनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, हमने कहा सर 1 अरब की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर किसी को नहीं पता 1 अरब में जीरो कितने आते हैं, तो इतना आते हैं भाई, सही होगी बात। 1 अरब की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब भाई 1 अरब की इन्वेस्टमेंट सर किसी एक बंदे से तो नहीं आएगी, अब उसके दोस्त यार अहबाब जो उस पर भरोसा करेंगे वो भी पैसे मिलाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि इस कंपनी को वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दे। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग में होता ये है कि आम आवाम भी उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती है। तो हमने कहा सर अब ये कंपनी तो 1 अरब रुपए चाहिए, कंपनी को 1 अरब रुपए चाहिए, लेकिन हम इस 1 अरब रुपए को शेयर्स में तोड़ देंगे, हिस्सों में तोड़ देंगे। हम इस कंपनी को 10-10 रुपए के हिस्सों में तोड़ देंगे। तो तुम 10-10 रुपए के कितने हिस्से बना दोगे, इसके कितने बनेंगे बोलो। हमने कहा 10-10 रुपए के 10 करोड़ हिस्से बनेंगे। कितने बनेंगे, 10-10 रुपए के 10 करोड़ हिस्से बनेंगे। अब किसी ने बोला मुझे इसके अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो क्या वो कर सकता है, कर सकता है। हम ठीक है आप 1 लाख रुपए दो, हम इस कंपनी के 10,000 हिस्से आपको दे देते हैं। 10 रुपए का ही हिस्सा है ना, 10 रुपए का ही हिस्सा है। तो किसी को अगर इसमें 1 लाख रुपए मिलाने हो, बोले यार मेरे 1 लाख मिला दो, सर कोई 1 लाख रुपए क्यों मिलाएगा, कोई 1 लाख रुपए इसलिए मिलाएगा क्योंकि जब ये कंपनी चलेगी और ये प्रॉफिट अर्न करेगी तो फिर इसके एसेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आज जो शेयर तुम 10 रुपए का खरीद रहे हो, कल को तुम बेचने जाओगे तो वो 12 रुपए का बिक जाएगा, क्योंकि अब वो शेयर जो है, वो हिस्सा जो है वो मोटा हो गया, ताज़ा हो गया, तगड़ा हो गया। जैसे जैसे कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया उसका शेयर तगड़ा हो गया। आज 1 अरब से शुरू हुई थी सर, 1 साल के बाद उस कंपनी ने 20 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, अब वो 1.2 बिलियन की कंपनी बन गई है। तो अब जो शेयर 10 रुपए का था, क्या वो भी 1.2 रुपीज़ का हो गया होगा, 12 रुपीज़ का हो गया होगा। तो अब वो अपना शेयर बेच देगा, 2 रुपए का गेन हो गया उसको। या शेयर नहीं बेचेगा, कंपनी उसको प्रॉफिट में से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जिसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब कि सर अब आसान हो गया, अब जिसको 100 रुपए भी इन्वेस्ट करने के वो भी कर सकता है। नहीं सर 100 रुपए वाले को तो हम डांट के भगा देंगे, चल हुश भाग यहाँ से। नहीं भगाने की क्या जरूरत है भाई, 10 रुपए का शेयर है ना, 10-10 रुपए के 10 शेयर दे दो इसको, 10-10 रुपए के 10 शेयर दे दो। इसका मतलब सर वो 10 शेयर का मालिक बन गया। मैंने कहा हाँ यार, वो 10 शेयर का क्या बन गया, मालिक बन गया। वो कंपनी के कितने % का मालिक बन गया सर, उसने 10 शेयर लिए हैं 10 करोड़ में से, तो 10 को डिवाइड कर दें 100 मिलियन से, तो जो परसेंटेज आती है उसका वो मालिक बन गया। तो लेकिन कैलकुलेटर से जवाब नहीं आ रहा। बहुत छोटी परसेंटेज बनेगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बनेगी ना यार। हाँ मालिक तो बन गया कम से कम, ठीक है। अच्छा तो क्या ये बात समझ आती है। कंपनी, तो कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, लेकिन अभी मैं इतनी डिटेल में तो जाऊंगा नहीं। आपको बस ये समझना है कि कंपनी के शेयर्स होते हैं, कंपनी शेयर्स में डिवाइडेड होती है। और कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, कंपनी को रेगुलेट करता है SECP,
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये इसको रेगुलेट करते हैं। और कंपनी पर बहुत सारे लॉज रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, इंडिविजुअल पर नहीं होते, एओपी पे नहीं होते, कंपनी पे होते हैं। हमारे पास कोई बंदा आता है कंपनी बना दो, हम बोलते हैं भाई कंपनी तो बना देंगे, लेकिन ये महंगा आइटम है, इसमें तुम्हारा खर्चा होगा। कंपनी को बनाने के अलग पैसे होंगे, डायरेक्टर अपॉइंट करने के पैसे होंगे, एजीएम कंडक्ट करने के पैसे हम चार्ज करेंगे, मिनट्स फाइल करने के पैसे चार्ज करेंगे, फॉर्म ए फाइल करेंगे, फॉर्म 29, कंप्लाइंसेस बहुत सारी होंगी, ठीक है। और इंडिविजुअल में क्या होता है, बोला इंडिविजुअल के अंदर आप काम पहले शुरू करो, कंप्लाइंसेस होती रहेंगी, कोई मसला नहीं है। क्यों वहाँ पर कंप्लाइंसेस क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि सर वहाँ पर बहुत सारे लोगों का स्टेक मिला हुआ है, 50-60 लोग, आम आवाम, सबको पैसा मिला हुआ है। तो हमने कहा ऐसा ना हो कि चुन ला के सबको भाग जाए, तो कायदे कानून उसमें बहुत सारे एप्लीकेबल हैं कंपनी के केस में। इंडिविजुअल एओपी के केसेस में इतने नहीं हैं। दीज आर ईजी मोड्स ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक होगी बात। तो हमने कहा सर जिस तरह हमने इंडिविजुअल को इस्टेब्लिश किया था कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, हमें कंपनी को भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। हमें एओपी को भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। वहाँ तो फ़र्द वाहिद था, तो हमने फ़र्द वाहिद की फ़िज़िकल प्रेजेंस देख ली, लेकिन क्या यहाँ पे फ़र्द वाहिद है? नहीं सर, यहाँ फ़र्द वाहिद नहीं है, यहाँ पर तो मसले मसाइल कुछ और है। सही है। अच्छा एक और बात बताऊँ, ये कंपनी जिसके इतने सारे शेयर्स होते हैं, अच्छा जब कंपनी के शेयर्स लोग परचेज कर लेंगे, मिसाल के तौर पर किसी ने 10 करोड़ में से 1 करोड़ शेयर उसने परचेज कर लिए, इसका मतलब वो कितने परसेंट का ओनर बन गया? 10% का ओनर बन गया। तो 10% तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, 1 अरब में से 10 करोड़ उसने डाल दिए, ठीक है। तो कंपनी कैसे चलेगी सर? इतने सारे लोग अगर कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो वो जो 10 शेयर लेकर गया है, वो जो 100 रुपए के 10 शेयर लेके गया है, जिसको उसकी अम्मी ने आलू लेने भेजा था और उसने देखा कंपनी का ब्रोशर बट रहा है, उसने 100 रुपए के शेयर खरीद लिए। घर जाके अम्मा की बातें अलग सुनी उसने, आलू प्याज लाने भेजा था तुझे और तू शेयर लेकर आ गया, उसने साइड में रख दी। अब बात आई कि कंपनी चलेगी कैसे? भाई कंपनी को कौन चलाएगा? ओनर चलाएंगे। तो ऐलान हुआ भाई कंपनी को कौन चलाएगा? वो जाग गया, उसने बोला भाई 10 शेयर मेरे पास भी हैं, मेरी मर्जी चलेगी। कंपनी कैसे चलेगी मैं बताऊंगा। क्या ख्याल है, कौन बताएगा? हमने कहा सर ये तो बहुत सारे शेयर होल्डर हो गए, ये कंपनी कौन चलाएगा? सर कंपनी तो डायरेक्टर्स चलाएंगे। कंपनी कौन चलाएगा? कंपनी तो डायरेक्टर्स चलाएंगे। और डायरेक्टर कौन बनेगा? सर शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। वोटिंग होगी और जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो डायरेक्टर बन जाएगा। फिर कंपनी कौन चलाएगा? डायरेक्टर्स चलाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वो कंपनी के डिसीजंस करते हैं। यानी कि सर अगर ये शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं? 10 करोड़ शेयर्स हैं। अब किसी ने 100 लिए, किसी ने 200 लिए, किसी ने 1000 लिए, किसी ने लाख लिए, और मैंने कहा कि सर भाई टोटल मिला के शेयर होल्डर हो गए 5000 लोगों ने ये 10 करोड़ शेयर खरीद लिए। तो अब टोटल लोग कितने हैं? 5000। उन 5000 लोगों के नुमाइंदे कितने होंगे? 7। वो 5000 लोग 7 लोगों को अपना नुमाइंदा चुनेंगे और फिर वो 7 लोग कंपनी चलाएंगे। बात समझ आती है? वो कंपनी के डिसीजंस लेंगे, वो कंपनी के ऑपरेशंस को देखेंगे, वो कंपनी की मैनेजमेंट को देखेंगे, वो कंपनी के कंट्रोल को देखेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मशीन परचेज होगी ये नहीं होगी, इस वेंडर से माल लेना है इससे नहीं लेना है, इतने की मार्केटिंग करनी है इतने की नहीं करनी है। अब वो डायरेक्टर हर किसी से पूछेंगे नहीं, वो ऑथोराइज्ड है, क्या बात समझ आती है? लेकिन सर अगर उन डायरेक्टर्स ने कुछ हैंकी पैंकी कर दी, क्योंकि पैसे तो कितने लोगों के? 5000 लोगों के, और उन्होंने लुटिया डुबो दी, पैसे लेके भाग गए, फ्रॉड कर लिया या किया कुछ, दिखाया कुछ, कंपनी को हो रहा है लॉस
और वो शेयर होल्डर को टोपी ड्रामे किए जा रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं कि भाई तुम्हारी कंपनी तो बड़ी प्रॉफिट में चल रही है। अब उस 5,000 लोगों में तो वो बंदा भी है ना जो आलू लेने गया था और उसने शेयर ले लिए, उसको क्या पता कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो हमने कहा सर ये लोग तो लोगों को धोखा भी दे सकते हैं, अब क्या करें। इसी के लिए तो फिर बनाया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर ये डायरेक्टर्स लोग जो हिसाब बनाएंगे, ऑडिट फर्म उसका पहले ऑडिट करेगी, उसको पहले चेक करेगी कि ये जो डायरेक्टर्स ने हिसाब बनाया है कंपनी का, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, बैलेंस शीट बनाई है, क्या ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ठीक बनाई है या ठीक नहीं बनाई है, उसको ऑडिट करेगी। और फिर ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर को देगी कि भैया इस पे भरोसा कर लो, इन्होंने ठीक बनाया जो हिसाब बनाया। क्या ये बात समझ आती है? किसको इन बातों में से कोई चीज़ समझ नहीं आई? मैंने बहुत आसान करके समझाया, इससे आसान करके तो मैं शायद ना समझा पाऊँ कोई, लेकिन फिर भी कोई चीज़ अगर मुश्किल लगे तो मुझे बताओ। क्लियर है? कंपनी तो हमें एक एक करके इन तीनों चीज़ों को देखना है कि इंडिविजुअल कब रेजिडेंट है, एओपी कब रेजिडेंट है, कंपनी। इंडिविजुअल हम देख चुके हैं, अब हम देखते हैं कंपनी कब रेजिडेंट है। कंपनी कब रेजिडेंट है? अच्छा भाई, तो ये मैं रब कर रहा हूँ, फिर पार्टनरशिप को देखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हुआ करती है। कंपनी को कौन गवर्न करता है? एसईसीपी गवर्न करता है। पाकिस्तान के अंदर कंपनीज फॉर्म होती हैं कंपनीज एक्ट के थ्रू। कंपनी लॉ है कंपनीज एक्ट, जो आप लोग कैफ 7 में पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। उसमें कंपनी के बारे में पूरी तफसील पढ़ेंगे आप लोग, क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, शेयर कैसे फ्लोट होते हैं, आईपीओ कैसे होता है, मीटिंगें कैसे होती हैं, नोटिस किसको देना है, कितने दिन पहले देना है, क्या करना है, क्या पूरा कंपनी है ही कंपनी लॉ, ठीक है। तो आपने कहा सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आमतौर पर हुआ करती है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है। आप बोलोगे सर ने तो बोला था सिर्फ बाय शेयर्स होती है, नहीं, आमतौर पर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। एसईसीपी के अंडर होती है, एसईसीपी इसको गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, और इसका लॉ है कंपनीज एक्ट। तो सर क्या टैक्स की नज़र में भी, क्या टैक्स के लॉ की नज़र में भी क्या यही कंपनी है? क्योंकि आपने ये जो कंपनी बताई है ये तो किसकी नज़र में कंपनी है? कंपनीज एक्ट 2017 की नज़र में तो ये कंपनी है। लेकिन अभी हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो सर आपने जो कंपनी बताई है वो तो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत कंपनी है, तो सर क्या यहां पर भी यही वाली कंपनी है? हमने कहा नहीं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कंपनी की अलग डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन में सिर्फ इसको कंपनी की लिस्ट में नहीं डाला, और चीजों को भी कंपनी की लिस्ट में डाल दिया है। तो सर क्या यहां पर टैक्स वालों की दादागिरी चलेगी जिसको चार कंपनी की लिस्ट में डाल दिया? हमने बोला जी बिल्कुल चलेगी। टैक्स लॉ है, टैक्स बनाने वाले की दादागिरी चलेगी, उसने लॉ में जो डाल दिया, डेफिनेशन में जो डाल दिया, हमें मानना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कंपनी है। बात समझ आ रही भाई? ऐसा होता है ना, हुकूमत आ गई, वोट दे दिया आपने, अब वोट दे दिया आपने, अब हुकूमत ने कोई मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। अब आपको पता है कि वो मिनिस्टर कहलाने के काबिल भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, नशा भी करता है, तो अदालत में भी वो अंदर जेल भी जा चुका है, 4-5 कत्ल के मुकदमे भी चल रहे हैं। उसको मिनिस्टर कहने का दिल चाहेगा किसी का? नहीं सर, उसको तो गाली देने का भी दिल ना चाहे हमारा, तो फिर उसको मिनिस्टर कैसे कहेंगे? सर कहना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको क्या बोल दिया है? मिनिस्टर बोल दिया है, तो हमें कहना पड़ेगा माजरत के साथ, क्योंकि हमने ही वोट दिया है गवर्नमेंट को, और हमारी गवर्नमेंट जिसको हमने वोट दिया वो गवर्नमेंट आ गई है, उसने इसको मिनिस्टर बना दिया है, तब हमें भी उसको मिनिस्टर कहना पड़ेगा।
कोई इवेंट होगा, फंक्शन होगा, तो इसको चीफ गेस्ट बुलाना पड़ेगा, उसके साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे भी लगानी पड़ेगी, दिल नहीं चाह रहा लेकिन करना पड़ेगा। तो अब वो क्या करें? यही सीन, सेम सीन यहाँ पे। अब लॉ ने जो बोल दिया भाई ये कंपनी है तो ये कंपनी है, हम पढ़ लेंगे कि कौन कंपनी है। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि लॉ ने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि लॉ है ना, देखो लॉ के पीछे कुछ ना कुछ रीजन हुआ करता है, क्यों बोले। इसको जरा टच करो, मेरा बच्चा थोड़ा सा मुंह पे पानी डाल के आओ, शाबाश। कोई बात नहीं, होता है, रमजान के अंदर नींदें हो नहीं पाती हैं। ठीक है, तो हमने कहा कंपनी की एक डेफिनेशन है पेज नंबर 5 पर। कंपनी सबसे टॉप पर है, देखो, कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 मीन्स लिखा हुआ आ रहा है। इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये डिस्कस करते हैं ना तो फिर लंबा टाइम निकल जाता है, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कंपनी रेजिडेंट कब होगी, कंपनी रेजिडेंट कब होगी। ठीक है, चलो भाई आओ देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। रुक जाओ इधर ही, पॉज लगा दो, ब्रेके लगा दो अपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, एसी बंद है या मुझे गर्मी लग रही है? वो क्यों नहीं चल रहा? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान से क्या मतलब हुआ? इसका आसान लफ्ज़ है, मतलब बता दें। बेटा वो एसी नहीं चल रहा, चला दें। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, हमने कहा इसका सबसे आसान लफ्ज़ में तर्जुमा ये है कि वो कंपनी जो पाकिस्तान में पैदा हुई पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक। बिल्कुल ठीक कहा था किसी बच्चे ने यहाँ पे कहा, वो कंपनी जो पाकिस्तान में पैदा हुई, बनी ही पाकिस्तान में, वजूद ही पाकिस्तान में आई, किस कंट्री के लॉ के हिसाब से? पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से। तो हम ये कहेंगे कि वो है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। ठीक होगी बात? तो हमने कहा सर अगर ये कंपनी पैदा ही पाकिस्तान में हुई है कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंपनी तो इनकॉर्पोरेटेड है इन पाकिस्तान? ब्रिटिश पेट्रोलियम यूके, क्या ये कंपनी है? हाँ कंपनी तो है, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी तो है। अच्छा अभी हमने कंपनी की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, लेकिन उस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उसको भी हम कंपनी कहेंगे। सर ये क्या बात हो गई, फॉरेन कंपनी को भी हम कंपनी कहेंगे? कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी मतलब कि वो फॉरेन कंट्री के अंदर अंडर द लॉ रजिस्टर्ड होगी तभी उसको कंपनी कह रहे हैं हम, फॉरेन कंपनी है। ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गई, या यूएसए में वॉलमार्ट बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम, वॉलमार्ट, ये कंपनियां कहाँ हैं? यहाँ हैं? नहीं सर, ब्रिटिश पेट्रोलियम यूके में है और वॉलमार्ट यूएसए में है। लेकिन क्या ये कंपनी है? मैंने कहा जी सर कंपनी है। तो सर क्या ये टैक्स लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से भी कंपनी है? हमने कहा जी कंपनी है, लिखा हुआ है। अभी पूरी डेफिनेशन हम नहीं पढ़ते लेकिन ये चीज़ पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 5 पे आओ, कंपनी की डेफिनेशन में देखो, पॉइंट नंबर 4,
a body incorporated by or under the law of country outside Pakistan relating to incorporation of companies. हमने कहा सर ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंट्री में भी पैदा हुई, उस कंट्री के कंपनी लॉ के हिसाब से, तो वो भी हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, कंपनी. अब इससे भी बच्चे एतराज करते हैं कि सर ये क्या बात हो गई सर, उसको हम कंपनी कैसे मान लें. मैंने कहा इसका बड़ा आसान सा जवाब है, इसका बहुत आसान सा जवाब है. मैंने कहा आप सड़क पर जा रहे हो और आपको एक बिल्ली नजर आई, आप क्या बोलोगे, बिल्ली है. डॉग नजर आया, आप क्या बोलोगे, कुत्ता जा रहा है सर, बोलोगे नहीं बोलोगे. तो आप गली से गुजर के घर पे चले गए, घर पे गए, टीवी चैनल ऑन किया और आपने CNN लगा लिया, BBC लगा लिया. अब उसके अंदर डॉग के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही है, उसमें डॉग नजर आया, मैं अपने बेटे को क्या बोलूँगा, देखो बेटा डॉगी. नहीं सर आपने ऐसे कैसे डॉगी बोल दिया इसको, ये तो यूके का डॉगी है. भाई है तो डॉगी ना, यूके का है तो डॉग ना भाई, क्या बोलूँ उसको मैं. हाँ अब मेरे जो बेटे हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं जब शरारतें करते हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब खोलता हूँ बर्ड्स वीडियो, और जो बर्ड्स की डॉक्यूमेंट्री होती है उसके ऊपर अल्लाह पाक की ऐसी कुदरत, उसको देखकर मैं खुद हैरान रह जाता हूँ. मतलब इंसान के पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म हो जाएंगे, आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे. अल्लाह पाक की इतनी प्यारी मखलूक है, और इतनी मखलूक है कि यू कैन नॉट काउंट देम, आप गिन नहीं सकते उस मखलूक को. मतलब बर्ड्स, और बर्ड्स भी ऐसी बर्ड्स के देखकर आप बेख्तियार बोलो वाह मेरे अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है तेरी, क्या कुदरत है तेरी. यानी इंसान तो एक मखलूक होगी ना, कहते हैं इंसान अशरफुल मखलूकात है. ये पूरी कायनात इंसान के लिए बनाई अल्लाह ने, ये पूरी दुनिया अल्लाह पाक ने इंसान के लिए बनाई है, और इंसान को तमाम मखलूक़ात से अफजल बना दिया, सबका सरदार, सारी मखलूक़ात का सरदार बना दिया, उससे अफजल बना दिया, उसको दिमाग दे दिया. अब वो हर किसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, कहता है नहीं करता सर. वो ऊँट को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, घोड़े को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, हाथी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, शेर को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, जू में डाल देगा ताकि अर्निंग करे, बच्चे देखें, डरें, पैसे मिले, अपने फायदे. भाई इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल हो गया ना. सांप, ये भी हर चीज अल्लाह पाक ने इंसान को काबिज बना दिया. अब शेर कितना ताकतवर है, हाथी कितना ताकतवर है, ठीक है, और ऐसे ऐसे जानवर हैं वो इतने ताकतवर हैं, आप उनको देख के डर जाओ, आप बोलो भाई ये ऐसे इतने बड़े बड़े जॉइंट साइज मंकीज, क्या आप उनको देख के डर जाओ, बोलो भाई ये चीज़ क्या है ये. और इंसान उसके आगे कितना सा 70-80 किलो का एक वजूद, और अल्लाह पाक ने उसको दिमाग दिया, और दिमाग से उसने उन सबको कंट्रोल कर लिया. हाँ तो खैर मैं बर्ड्स की वीडियो लगाता हूँ, बर्ड्स की वीडियो लगा देखता हूँ, दोनों बेटे बैठ के चुपचाप फिर देखते होते हैं, थोड़ी कमेंट्री करना पड़ती है मुझे हर बर्ड के ऊपर. तो इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स, इतनी प्यारी मखलूक, इतनी कलरफुल, अल्लाह की कुदरत का शाकार, ठीक है. तो अब अगर मिसाल के तौर पर कोई डक अगर यहाँ पर डक है और आ जाती है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, देखो बेटा डक आ गई, ये बोलूँगा ना, या ये सोचूंगा कि नहीं यार ये तो यूके की डक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे थोड़ा तमीज़ से नाम लेना चाहिए. तो हमने कहा सर कंपनी तो है ना भाई, फॉरेन कंपनी भी है तो कंपनी ना. अभी मैं उस बात पे तो आ ही नहीं रहा कि मैं उसकी इनकम पर टैक्स पाकिस्तान में लगा रहा हूँ, या उसकी इनकम को पाकिस्तान में टैक्स कर रहा हूँ, या मैं उसको डंडे मार रहा हूँ. अभी मैं इस बात पे तो आया ही नहीं हूँ. मैं तो अभी क्या कह रहा हूँ, कंपनी की डेफिनेशन में आ रही है ना, है कंपनी. तो फॉरेन कंपनी भी है कंपनी, है कंपनी. तो हमने कहा अब आओ रेजिडेंशियल स्टेटस पे. अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान. तो रेजिडेंट कौन सी वाली हुई, रेजिडेंट कौन सी वाली हुई, वो
जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है या वो जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है? कंपनी तो वो भी है क्या, लेकिन रेजिडेंट है? नहीं, रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि पहले जुमले में मैंने बोला क्या? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। यानी कि यार जो कंपनी पाकिस्तान में पैदा हुई, जो कंपनी पाकिस्तान के लॉज के हिसाब से बनी, पैदा हुई, पाकिस्तान में बनी, वो है रेजिडेंट कंपनी। क्या ये पहला क्राइटेरिया सबको क्लियर हो गया? अब अगर एग्जाम के अंदर किसी कंपनी का जिक्र आता है और ये कहा गया है मुश्ताक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, और उसके आगे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अब आगे तुम्हें कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत भी है? मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है मुश्ताक प्राइवेट लिमिटेड या KNS प्राइवेट लिमिटेड, KNS प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, but none of its director is present in Pakistan and all operations are being handled from UK. रेजिडेंट है? नहीं है? है, क्योंकि सर आपने पहला ही जुमला ऐसा बता दिया कि उसके बाद आगे तो हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, आगे तो हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। अब आगे की सारी बातें कंफ्यूज करने के लिए हैं, हम अक्लमंद बंदे हैं, आपने क्राइटेरिया बता दिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। अब सारे डायरेक्टर्स बाहर हों, सारे ऑपरेशंस बाहर से रिमोटली चल रहे हों, हमारी भला से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है, तो ये कंपनी बन गई रेजिडेंट कंपनी। क्या ये बात समझ आती है? अगला वाला जुमला मैं पढ़ रहा हूं, समझा भी रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट जुमला है। पढ़ भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, लेकिन अनइम्पॉर्टेंट जुमला है। क्या? कॉमा के बाद है, कॉमा के बाद है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट आर रेजिडेंट विदाउट एनी कंडीशन। क्योंकि जब हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उस बेटा जब हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जरा देख लो कंपनी की डेफिनेशन, उसके अंदर सबसे आखिरी पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 9, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसका मतलब कि उस कंपनी की डेफिनेशन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी क्या कह दिया है हमने? कंपनी। और लोकल गवर्नमेंट जो सिटी गवर्नमेंट होती है, जो सिटी गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, पता है ना आपको, कभी सिटी गवर्नमेंटों के इलेक्शन होते हैं, मेयर बनता है, काउंसिल इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट? सिंध गवर्नमेंट, साईं सरकार, सिंध गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमने कहा सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी लॉ क्या कहता है कि ये क्या है? कंपनी है। लोकल गवर्नमेंट को भी लॉ क्या कहता है कि ये क्या है? कंपनी है। सर ये थी गवर्नमेंट को भी कंपनी बोल दिया इसमें? हमने कहा हाँ बोल दिया। अभी क्यों बोला है ये बाद में देखेंगे, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट को कंपनी नहीं बोला है, याद रखना। फेडरल गवर्नमेंट कंपनी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंपनी है, लोकल गवर्नमेंट कंपनी है। तो हमने कहा सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, पूरा पढ़ो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। यानी कि कौन सी लोकल गवर्नमेंट? जो यूके की लोकल गवर्नमेंट है वो भी कंपनी है? नहीं सर, वो कंपनी नहीं है। इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, इन पाकिस्तान, इधर इनकॉर्पोरेटेड का कंडीशन नहीं है, इन पाकिस्तान लिखा हुआ। यूके की प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या पाकिस्तान की डेफिनेशन के हिसाब से कंपनी है? निकले। पाकिस्तान की लोकल गवर्नमेंट और पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात हो रही है, उसको हमने क्या ना, उसको हमने बोला कंपनी भी, प्यार से कंपनी भी बोल सकते हो उसको तुम, ये कंपनी है, कंपनी की डेफिनेशन में है। तो हमने कहा अच्छा, उसके लिए क्या उसूल है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आर रेजिडेंट विदाउट एनी कंडीशन। चूंकि वो तो गवर्नमेंट है ही पाकिस्तान की, तो वो तो आंखें बंद करके तुम उसको बोल दो कि ये क्या है? रेजिडेंट। कंपनी तो है, रेजिडेंट है, यानी लोकल गवर्नमेंट भी रेजिडेंट होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी क्या होगी? रेजिडेंट होगी। जब है ही पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में रेजिडेंट होगी ना, कहाँ की रेजिडेंट होगी? बस, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन में थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। बस ये याद रखना है और समझ लेना है, ठीक होगी बात?
इसको हमने कंपनी का नाम क्यों दिया है वो मैं समझाऊंगा जब मैं कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। लेकिन आपने ये समझ लिया कि चूंकि लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो पाकिस्तान की ही है, तो वो तो पाकिस्तान में रेजिडेंट होगी ना, कहाँ की रेजिडेंट होगी फिर? ठीक होगी बात? चलो, तो एक क्राइटेरिया मैंने पूरा समझ लिया, ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड हो। फिर मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा, कोई चूं चरा नहीं करूंगा, वो उसको तो मैं क्या बोल दूंगा, ये तो रेजिडेंट है। जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड हो, जो पाकिस्तान में पैदा हुई हो। देखो, कंपनी तो वो भी है जो पाकिस्तान में पैदा हुई है, और कंपनी तो वो भी है जो कंपनी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई है, यूके में पैदा हुई है। कंपनी तो दोनों है। रेजिडेंट कौन सी है? जो पाकिस्तान में पैदा हुई है, वो तो आंखें बंद करके क्या है, रेजिडेंट है। वो आंखें बंद करके क्या है, रेजिडेंट है इन पाकिस्तान। ठीक हो गई बात? पॉइंट नंबर बी देखो, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। सर, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई हो आउटसाइड पाकिस्तान, क्या उसको भी मैं रेजिडेंट बोल सकता हूं? देखते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान is resident if control and management of the affairs is situated wholly in Pakistan in the year। फिर से रीड कर रहा हूं, if control and management of the affairs, if control and management of the affairs is situated wholly in Pakistan in the year। हमने कहा सर, जो कंपनी यूके की कंपनी है, जो कंपनी यूएसए की कंपनी है, उसको भी मैं रेजिडेंट डिक्लेयर कर सकता हूं, वो भी रेजिडेंट बन सकती है। कब बन सकती है? जब क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। क्या क्राइटेरिया है? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन फॉरेन कंपनी के लिए क्राइटेरिया क्या है? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। होली, पूरा, कंप्लीट। किसी टैक्स ईयर में अगर पूरा कंट्रोल पाकिस्तान में है, अगर पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, भले पैदावार हुई है, लेकिन अगर पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी रेजिडेंट कंपनी। सर, ये कैसे मुमकिन होगा? क्या कभी किसी ने देखा है कोई फॉरेन कंपनी हो और चल पाकिस्तान से रही हो? हमने कहा सर, ये तो हो सकता है कि कोई कंपनी हो और सारे लोग बाहर भाग जाएं, कंपनी के, कंट्री के हालात देख के सारे डायरेक्टर बाहर भाग जाएं और वो बोले हम बाहर से ही चलाएंगे। ये तो हो सकता है, हाँ। लेकिन सर, ऐसा तो देखने में मुश्किल ही मिलेगा कि कंपनी यूके में, यूएस में इनकॉर्पोरेटेड है और वो सारे लोग चला रहे हैं पाकिस्तान से, सारे लोग यहाँ आ गए। नहीं कहा, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया सर। अच्छा, वैसे इसका मतलब क्या है? मैनेज, व्हेन कैन वी से, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, काफ़ी सारी एग्जांपल्स और बातें मैं ऐसी करता हूँ कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने पास उसको हैंड आउट के ऊपर, रजिस्टर पर नोट कर रहे होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे होते हैं जिनका दिमाग एक नेक्स्ट ही लेवल पर होता है, वो कुछ भी नोट नहीं करते, क्योंकि सब उनके दिमागों में मौजूद होता है। उनका दिमाग तो कंप्यूटर स्टोरेज है, जब चाहें रिट्रीव कर लें, है ना? तो वो उनका लेवल ही अलग होता है बच्चे। लेकिन जो छोटे कमज़ोर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़े से ज़रा, वो नोट कर लेते हैं। जो सीधे साधे, जिनको समझ नहीं है, बेवकूफ़ से हैं, हर वक्त लिखते रहते हैं। एक पता नहीं किसी बैच में एक ऐसा बच्चा था, वो मैं जो बोलता जाऊँ वो लिखता चले जाए। मुझे ऐसा लगा मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ। मैं उसको बोलता था, भाई पहले सुन ले, क्योंकि अगर तू हर वक्त ही मेरी हर बात को भी तू लिखता रहेगा, तो जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो तुम सुनोगे भी नहीं, उसको तुम रिसीव भी नहीं करोगे उस तरह से। लेकिन जो मोटी मोटी एग्जाम्पल्स वो तो लिख ही लिया करो। ठीक होगी बात?
तो हमने कहा सर व्हेन कैन वी से दैट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी इज होली सिचुएटेड इन पाकिस्तान। मिसाल के तौर पर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहूँ कि वॉलमार्ट पाकिस्तान में रेजिडेंट है? ऐसा कभी ज़िंदगी में हो नहीं सकता, सही है। लेकिन मैं ऐसी फर्जी एग्जाम्पल हूँ, फ़र्ज़ करने पे तो पाबंदी नहीं है ना, कोई पकड़ भी नहीं है, फाइन भी नहीं है, सज़ा भी नहीं है। फ़र्ज़ करने में क्या है? हमने कहा सर फ़र्ज़ करते हैं वॉलमार्ट एक कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, सर ये पाकिस्तान में कब रेजिडेंट हो सकती है? हमने कहा ये तब रेजिडेंट हो सकती है, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो टैक्स ईयर 2024 आ रहा है, ये पाकिस्तान में बहुत अमन व अमान का साल होगा। इंशाअल्लाह इलेक्शन हो गए होंगे, सियासी पार्टियों की रस्साकशी ख़त्म हो गई होगी। हमने कहा सर इलेक्शन हो भी जाएंगे तो भी रस्साकशी तो कभी ख़त्म होगी ही नहीं। खैर अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं, बेहतरी की दुआ तो कर सकते हैं। सियासी पार्टियों की रस्साकशी ख़त्म हो गई होगी, डॉलर वापस से 150-100 पे आ चुका होगा। डॉलर अच्छा वैसे खैर जोक्स अपार्ट, जब कभी भी हमें तो खैर शौक़ होता है कि हम दूसरे कंट्री चले जाएं, दूसरे मुल्क चले जाएं, वहाँ जाके कमाएं। अच्छा लेकिन जब कभी भी आप किसी दूसरे कंट्री जाओगे ना, आप पता नहीं, मुझे मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, आपका अपना मिजाज है, लेकिन अपना मुल्क बहुत ज़्यादा याद आता है, बहुत याद आता है अपना मुल्क। अपने मुल्क में खैर एक तो ये बात है कि हम यहाँ पर पैदा हुए, हम यहीं पे बढ़े, इसी इन्वायरमेंट में हमने सारा काम किया, पढ़ाई की। अच्छा बाहर जाहिर सी बात है एवरीथिंग इज़ सो रेगुलेटेड, एवरीथिंग इज़ सो स्ट्रक्चर्ड, हर चीज़ बहुत स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन बाहर तो और अल्लाह पाक ने देखो जब ये मुल्क बना, अब ये तो हुक्मरान ऐसे नाहंजार जिन्होंने मुल्क को इस दहाने पे पहुंचा दिया, लेकिन जब ये मुल्क बना था तो इस मुल्क के बनने की जो बुनियाद थी ना, वो थी कलमा, वो थी इस्लाम। और इस कंट्री का नाम भी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो ये बना ही कलमे के नाम पर, बना ही कलमे के नाम पर है। इसका मतलब कि दिस इज़ अ कंट्री वेयर वी कैन प्रैक्टिस आवर रिलीजन फ्रीली, आसानी के साथ, आज़ादी के साथ। अच्छा जिस भी कंट्री में अगर आप जाओ तो आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं आप कहाँ आ गए। अच्छा कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत सी जगह पे आ गए, लेकिन एक बंदा जिसका देखो असल कीमत क्या है, असल कीमत तो आपकी है ईमान की कीमत, असल कीमत ईमान की कीमत है। मतलब अगर आप चले जाओ मिसाल के तौर पर पेरिस चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, तो आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं यार हम किधर आ गए, किन लोगों में आ गए। देखने में दूर से कैसा लगता है यार क्या कंट्री है, क्या क्लीन कंट्री है। अच्छा अब मैं दोस्त से बात हो रही थी, मैंने बोला यार तुम गए वर्कशॉप पे, वो बाहर रहा अबू धाबी में, उसने काफ़ी टाइम गुजारा और उसके बाद फिर वो वापस पाकिस्तान आ गया। मैंने कहा कि क्यों आ गया तो वापस? बोले यार वहाँ का लाइफ स्टाइल तो बहुत अच्छा था, बहुत ऊंचा था, लेकिन वहाँ पर रहकर ना हम दीन से बहुत दूर हो गए थे, दीन से बहुत दूर हो गए थे। दूसरा वो वर्कशॉप EY में था, तो वर्कशॉप्स वगैरह के लिए एम्स्टर्डम वगैरह भी गया और भी जगहों पे गया। तो बताता है कि वहाँ पर जैसे एयरपोर्ट है ना, अब एयरपोर्ट के वॉशरूम में आप एंटर हुए, अब आप एयरपोर्ट के वॉशरूम में एंटर हुए, देयर इज़ नो मुस्लिम शावर, पानी नहीं है वहाँ पे, वॉशरूम में पानी नहीं है। एक मुसलमान तहारत और पाकीज़गी, भाई हमें क्या हुक्म है कि हर वक्त हमने पाकीज़ा रहना है, सफाई सुथराई का ख्याल करना है। मतलब कैन वी इमेजिन गोइंग टू अ वॉशरूम विदाउट वाटर? वहाँ के लोग दे डोंट यूज़ वाटर। मैं जब पिछले से 2 साल हो गए अब तो, अपनी फैमिली को लेकर पाकिस्तान टूर पर गया था,
पाकिस्तान टूर पर गया था, नारान, कागान और वो अल्लाह भला करे सवात, मालम जब्बा, यहाँ ये जगहों पे, स्कर्दू तो दूर पड़ता था, यहाँ इन जगहों पे लेकर गया था। तो ख़वातीन भी साथ में थी, घर की ख़वातीन भी साथ में थी। मतलब वेर एवर यू गो, जहाँ आप जाओ हर थोड़ी देर बाद एक मस्जिद आती है रास्ते में। रुकना है, वज़ू करना है, वॉशरूम जाना है। अच्छा, वहाँ पर मसाजिद के अंदर ख़वातीन के लिए अलग पोर्शन बनाए। केपी के साइड पर देखो, केपी के साइड के ऊपर जो दीनी मिजाज है ना, वो हमसे भी ज़्यादा है। ये जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ ना, वहाँ पे जो नमाज का टाइम होता है ना, तो तकरीबन सारे लोग आपको मस्जिद में नज़र आ रहे होंगे। ज़्यादातर लोग, सारे तो कभी भी नहीं होंगे, ज़्यादातर लोग आपको, मस्जिदें भरी पड़ी होती माशाल्लाह से। तो ऐसी मसाजिद, और उस वक्त ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि यार मसाजिद के अंदर ख़वातीन का पोर्शन होना चाहिए नमाज़ों का। मसाजिद के अंदर ख़वातीन के लिए वॉशरूम्स का इंतज़ाम होना चाहिए। क्योंकि देखो, अब सफ़र है ना आपका, आप 5 घंटे की ड्राइव कर रहे हो, तो भाई अब आपको रुकना है, वॉशरूम जाना है। तो इतनी बड़ी नेमत, मैंने बोला यार ये तो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है कि हर कदम पर, हर थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर मस्जिद है, हर थोड़े डिस्टेंस के ऊपर आप नमाज़ पढ़ सकते हो, आप वॉशरूम जा सकते हो। पेट्रोल पंप, जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर रेस्ट रूम्स बने हुए हैं। तो दिस इज़ समथिंग ग्रेट। अभी जब ये मेरा सफ़र हुआ तो मैं कभी भी दुबई नहीं गया था। आज से पहले मैं कभी भी दुबई नहीं गया था। और मैं अभी उम्रे पर गया था अपने अम्मी अब्बू के साथ। बच्चे मेरे काफ़ी छोटे हैं, मैं 20 बच्चों को और सबको लेकर 2018 में गया था उम्रे पर। तो बच्चों के साथ तो वो जो सफ़र है वो अल्लाह पाक ने खैर आफ़ियत के साथ पूरा भी किया। लेकिन ये मैंने कंक्लूड कर लिया कि सफ़र जो है वो बच्चों के साथ अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी बन जाता है। जो समझ गए वो समझ गए। अंग्रेज़ी वाला सफ़र SUFFER, इसका मतलब होता है कि परेशानी ज़रा ज़्यादा हो जाती है बच्चों के साथ, उनको मैनेज करना, लेकर चलना, ठीक है। तो वो सफ़र, उर्दू वाला सफ़र भी हो जाता है और अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी हो जाता है। तो इस दफ़ा मैं, अम्मी, अब्बू, हम 3 गए। तो दुबई कभी मैं गया नहीं था और कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो मुझे टिकट पे एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं पड़ रही थी, बिल्कुल उसी कॉस्ट पे मुझे दुबई का विजिट पड़ रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना 96 आवर्स का स्टे ले लिया जाए। अम्मी को कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी होगी, अम्मी कर लेंगी, 1-2 जगह पर जो अच्छी अट्रैक्शंस होंगी वो देख लेंगे। तो एक ये नहीं होगा कि यार कभी दुबई गए नहीं। 96 आवर्स का वीज़ा लिया, 4 दिन का स्टे था। आप यकीन करो, वो 96 घंटे गुजर के नहीं दिए मेरे लिए। वो 96 घंटे गुजारना अजाब हो गया, मेरे लिए वो 96 घंटे गुजारना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सिर्फ। हर बंदे का अपना मिजाज है, हर बंदे का अपना एटीट्यूड है, उसकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। लेकिन वो 96 आवर्स गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया। यानी पाकिस्तान से दुबई का शिफ्ट और चेंज ऐसा था कि वो 96 घंटे नहीं गुजर रहे थे। क्यों नहीं गुजर रहे थे? एक अजीब नहूसत, आई एम स्पीकिंग ब्लंटली, एक अजीब सी नहूसत। जैसे ही होटल से निकले, एक अजीब बेहयाई और बेगैरती। अब पाकिस्तान का तो वो माहौल नहीं है ना यार। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह पाक ने आपको जो यहाँ माहौल दिया हुआ है। लेकिन दुबई के अंदर इतनी बेहयाई और बेगैरती कि यूरोप में क्या होगी, वो सारा यूरोप ही बन गया। वो यूरोप से भी 2 हाथ आगे चला गया। मल्टी नेशंस वहाँ पर आके लोग आबाद हो गए हैं वहाँ पे। और अल्लाह माफ़ करे, ऐसा दिल चाहे कि होटल से ना निकले। मस्जिद जाने के लिए भी, मतलब बंदा क्या करेगा यार, बंदा या तो मुंह उठा के चलेगा, सामने देखेगा, तो सामने ना देखने का दिल चाहे। अगले स्टेप में बंदा क्या करेगा, नीचे देख के चलेगा। नीचे देख के भी नहीं चल सकते वहाँ पर नीचे देख के भी नहीं चल सकते। जो लोग समझ पाए होंगे वो समझ गए होंगे।
नहीं ना, यही तो अल्लाह का शुक्र हो गया। अल्लाह का शुक्र ये हुआ, अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि मुझे तो, अच्छा जितने लोग भी दुबई का ट्रिप प्लान करते हैं वो बाद में प्लान करते हैं। उम्रा कर लिया, बाद में दुबई का ट्रिप। अब मुझे तो रमज़ान का उम्रा करना था और रमज़ान का उम्रा करके वापस आना था, तो अल्लाह पाक ने ऑटोमेटिकली मेरे वो 4 दिन उम्रे से पहले प्लान करवा दिए। तो वो 4 दिन पहले थे और उसके बाद हमारा उम्रे का सफ़र था। और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, ना कभी किसी ने बताया, किसी बेगैरत ने बताया भी नहीं। इतने लोग, इतने दोस्त जाते हैं, कुछ तो कोई बताता। तो खैर ये था माहौल। अब आदत थी ना कि यार मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़नी है। अब मस्जिद में जाने का इतना डिस्टेंस नहीं था, लेकिन बंदा मस्जिद जाए और मस्जिद आए तो नेकियां धुल जाए बंदे की, ऐसा सीन। अच्छा अब फिर चले तो गए, अब 96 घंटे गुजारने तो हैं, मर के जी के, अब क्या करें। अब मैंने कहा यार एक आध जगह पर चले जाते हैं जो थोड़ी सी फेमस है, एक आध जगह पर जाके। ज़्यादा तो ना मेरा निकलने का दिल चाह रहा था, ना कहीं जाने का दिल चाह रहा था, ना मेरे अम्मा अब्बा कहीं जाने का दिल चाह रहा था। खैर लेके तो मैं ही आया था, उन्होंने तो बोला नहीं था, मुझे क्या पता था ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलो क्या कहाँ जाया जाए, सर्च किया, सर्च करके रखा हुआ था। तो अंडर वाटर एक्वेरियम, अंडर वाटर ज़ू और अंडर वाटर एक्वेरियम जो सबसे बड़ा दुनिया का दुबई मॉल में है वो, और उसके लिए दुबई मॉल जाना था। उसके लिए दुबई मॉल जाना था, वो दुबई मॉल के अंदर है, वो दुबई मॉल के अंदर था, सही है। तो फिर मैंने सोचा कि लोग कहते हैं दुबई मेट्रो में ज़रूर ट्रैवल किया जाए। मैंने अम्मा अब्बा को बोला दुबई मेट्रो से चलेंगे, दुबई मेट्रो से चलेंगे। सब ने बोला दुबई मेट्रो में ज़रूर ट्रैवल करना। अच्छा दोज स्टूडेंट्स हु हैव बीन टू दुबई कैन रिलेट इट बेटर, वो ज़्यादा हंस रहे हैं, पता नहीं शायद गए होंगे। अच्छा तो अब दुबई मेट्रो से चलेंगे, दुबई मेट्रो के कार्ड टॉप अप कराए दुबई मेट्रो। अब अम्मा अब्बा तो बेचारे मेरे पीछे पीछे जो बच्चा बोल रहा है करते जाओ। अच्छा अब दुबई मेट्रो के स्टेशन तक जाओ पैदल चल के। अम्मा अब्बा को मैंने बोला चले थोड़ा सा चल लें, कोई मसला नहीं है, आ जाएगा। दुबई मेट्रो स्टेशन आ गया। अच्छा अब दुबई मेट्रो में हम सवार हुए, दुबई मेट्रो में सवार हुए, मुझे कराची की मिनी बस याद आ गई, मुझे कराची की मिनी बस याद आ गई। थी तो वो ट्रेन, लेकिन उसमें बैठने की जगह ही नहीं थी, सब खड़े हुए थे पागलों की तरह। अम्मा अब्बा भी खड़े हुए थे, अब क्या करें, जगह ही नहीं। यानी दुबई मेट्रो ठीक है, अच्छी है, ट्रेन है, एसी वाली है, लेकिन उसमें चढ़कर मुझे याद आ गया वो मेरा फर्म का दौर, जब मैं अपने घर से आई चंडीगढ़ रोड M1 और G7 में जाता था, बस में जाता था। हाँ उससे अच्छा हमारा एसी था, ओपन एयर तो था कम से कम, उस एसी से अच्छा हमारा ओपन एयर एसी है बिल्कुल। अब उसमें जितने भी लोग खड़े हुए हैं, टकरा रहे हैं आप उनसे, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, सब खड़े हुए हैं। तो तौबा करी, मैंने बोला भाई इससे अच्छा टैक्सी में चले जा बंदा। खैर बाहर तो और दुबई मॉल आ गया और दुबई मॉल में एंटर हुए। अच्छा दुबई मॉल मैं पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले कि शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है दुबई मॉल, या दुनिया का सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा मॉल होगा, या सबसे बड़ा मॉल है, सबसे नंबर 1 पर आता है। अब वो इतना बड़ा मॉल के चल चल के इंसान पागल हो जाए, बहुत बड़ा मॉल। अच्छा अब मॉल, सो यू कैन अज्यूम कि वहाँ पर फिर बेहयाई बगैर थी, वैसी उरूज पर। खैर जो भी था, मुझे वहाँ पर जाकर अफसोस सबसे बड़ा इस बात का हुआ, अंडर वाटर ज़ू, अंडर वाटर एक्वेरियम देखा, अच्छा था, देखने की जगह थी, अच्छी थी, लेकिन वहाँ जाकर मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस किस बात का हुआ, कहने को तो इस्लामी मुल्क है ना दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात, इस्लामी मुल्क है। यहाँ पर आप डॉल्मेन मॉल में चले जाएं, ओशियन मॉल में चले जाएं, ठीक है, लकी वन में चले जाएं, आपको जगह जगह मॉल के अंदर मस्जिद का निशान नज़र आएगा, मस्जिद का निशान नज़र आएगा। कहाँ पर है मस्जिद? दुबई मॉल के अंदर मस्जिद का निशान ही नहीं,
कहीं नज़र ही नहीं आएगा कि मस्जिद का निशान किधर, मस्जिद है किधर, होगी कहीं, हमारी नमाज का टाइम नहीं आया तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी, ईशा का टाइम हो तो देशा दो, वापसी भी पढ़ सकते। तो लेकिन मस्जिद का सिंबल ही नहीं। और कोई मॉल हो आपका यहाँ पे पाकिस्तान का, आपको अजान की आवाज़, अजान भी आएगी, अजान की आवाज़ भी आएगी उसमें, उधर ऐसा कोई सीन नहीं। कितना बड़ा मॉल इस्लामिक कंट्री के अंदर, बट नो सिंबल ऑफ मॉस्क इन दैट दुबई मॉल। ये हालत है, पाकिस्तान से बाहर निकलो ये हालत है। और बना कैसा दिया, मतलब यूरोप भी क्या होगा उसके आगे। क्लीनलीनेस, रोड, बिल्डिंग्स, जिस तरह के टावर्स बने हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, हर चीज़, एवरीथिंग, बहुत तरक्की कर ली, बहुत बना दिया, लेकिन मेरे 96 घंटे नहीं गुजर रहे थे। अच्छा, अब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, डिस्टेंस हो 10 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस हो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, टैक्सी कितने ले ले, 40 दिरहम, 35 दिरहम, 40 दिरहम, 35 दिरहम, 40 दिरहम। अब बंदा वहाँ पर वही कैलकुलेट कर रहा हो, यार पाकिस्तान में जाते थे, करीम कराते थे 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा। वो करीम कराने की नौबत नहीं आती थी। अल्लाह पाक का करम है, अपना मुल्क है, अपना घर है, अपनी कन्वेंस है, व्हीकल है, जहाँ चाहें चले जाएं। और वहाँ पर इतने से डिस्टेंस के लिए 35 दिरहम, 40 दिरहम, 40 दिरहम को कन्वर्ट करें, उस वक्त 80 का दिरहम टच कर गया था, 80 रुपये का 3200 रुपये हो गए। 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर के 3200 रुपये हो गए। और हम अपने मुल्क में, अच्छा ये वो मुल्क है जहाँ पेट्रोल हमसे बहुत सस्ता है। ये मैं आपको उस मुल्क की कहानी सुना रहा हूँ जहाँ पर पेट्रोल हमसे बहुत सस्ता है। यहाँ पर अगर 280 का चल रहा है तो वहाँ पता नहीं कुछ दिरहम का होगा, 2 दिरहम का होगा, 2 दिरहम 3 दिरहम का होगा। हाँ, अभी 1 मिनट बाकी है। हाँ सही है, ठीक है। चलो, टू बी कंटिन्यूड इन वेडनेसडेज क्लास, ठीक है बच्चों। तो ये इसको ज़रा रिकैप कर लेना, बुध वाली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।